सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे एंड सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर। तो देखो, ये जो कंटेंट है इसमें जो स्टैटिक पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसको वी आर गोइंग टू डिस्कस एक एक करके। वी विल डिस्कस, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीमेंट्स। तो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, नॉट एग्रीमेंट्स ऑल्सो वी कैन से कि बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिनके बारे में वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। और हर साल इंटरनेशनल रिलेशन में अगर जब हम कवरेज करते हैं तो ये सब चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, एंड अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर से प्रीलिम्स एस्पेक्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस एस्पेक्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यू कैन विजिट saurabhpande.upsc.com वेबसाइट, उसमें आप कंटेंट देख सकते हैं। देखो, कुछ प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं जो यूपीएससी ने पहले पूछ रखे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील। पंचशील का इनमें से कौन सा डॉक्ट्रिन नहीं है, मतलब पंचशील के अंदर इसमें से क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। कमेंट सेक्शन में सबका आप आंसर प्रोवाइड करना। ये यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जो इजी क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे गलत नहीं होने चाहिए और स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होते हैं, तो पता होना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताना इनमें से कौन नहीं है। जैसे सॉफ्ट स्टेट क्या है, ये भी पूछा हुआ है, सॉफ्ट स्टेट से रिलेटेड पूछा हुआ है। फिर आपसे ये भी पूछा हुआ है दैट इज़ रिलेटेड विद द हार्ड पावर, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, सॉफ्टवेयर पावर क्या है, हार्ड पावर क्या है, ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। और स्टैटिक पार्ट इसमें कवर करना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो कोर्स के माध्यम से भी, जैसे कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जिसमें कंप्लीट कवरेज आपको मिल जाएगा। तो आप लोग को जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर भी यू विल गेट द आईआर कोर्स। कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें वीडियो आपके पढ़ते रहेंगे, आप लोग गो थ्रू होना। और ये वीडियो आपको ऐप के अंदर भी अवेलेबल होगा, तो अगर आप ऐप के अंदर भी देखेंगे तब भी यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर। ये लेक्चर जो है आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इफ यू विल फाइंड कि सॉफ्ट पावर क्या है, हार्ड पावर क्या है। इसी तरीके से मान लो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो क्वेश्चंस बने हुए हैं। फिर इफ विल सी गुजराल डॉक्ट्रिन के कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस बने हुए। आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस जस्ट टू गिव यू, बिकॉज व्हेन वी डिस्कस दिस टॉपिक्स कंप्लीट, जब कोर्स आपका है तो उस कोर्स के अंदर हम लोग जब कंप्लीट वे में डिस्कस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। इट विल टेक अराउंड 15, 18 या 20 लेक्चर्स होंगे जिसमें ऐसी चीज़ों को भी हमें कवर करके चलना है। फिर कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है दैट ऑल्सो नीड टू बी कवर्ड। तो जैसे कौन गुजराल डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे प्रश्न है, देर इज अ क्वेश्चन ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ऑल दीज आर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब ये सब क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। इवन दे हैव आस्क्ड कि किसने अडॉप्ट किया था, इट वाज अडॉप्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड पॉलिसी से क्या रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये प्रश्न एकदम स्टैटिक पार्ट है। इफ़ यू हैव रेड अबाउट इट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। और आज के टाइम पे जब कट ऑफ प्रीलिम्स का इतना कम जा रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी चीज़ें हमारी गलत ना हो, इन चीज़ों को कवर करना। एग्रीकल्चर, जीएस के लिए एग्रीकल्चर करना, या फिर साइंस एंड ये इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना। 7-8 क्वेश्चन है, मैपिंग के उठा लो तो 12-13 क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाते हैं। 7-8 क्वेश्चन आपके जीएस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इस 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बहुत होता है, 40 नंबर बहुत होता है। जहाँ 88, 89 प्रीलिम्स में कट ऑफ जाता है, तो वहाँ पे ये दीज आर वेरी, वी कैन से कि थोड़ी सी मेहनत में काफ़ी कुछ है, ये ध्यान में रखना है। दूसरे अगर आप एंगल्स में जाओ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अगर इसमें इफ यू इंक्लूड तो और अच्छी बात है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 से 18 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं। तो वो सारी जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करूँगा। अब देखो यहाँ पे लुक वेस्ट पॉलिसी पे प्रश्न है, ठीक है। इसी तरीके से नेबरवुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसके कंटेक्स्ट में एक प्रश्न है। नेबरवुड फर्स्ट पॉलिसी के कंटेक्स्ट में यू हैव द क्वेश्चन। लुक ईस्ट पॉलिसी पे फिर एक क्वेश्चन आपका है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू आंसर इट। तो इन दिस कोर्स, जो कि पूरा कंप्लीट कोर्स आपका सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर स्टार्ट हो चुका है, और यूट्यूब में कुछ लेक्चर्स आपको जो है मिलेंगे, तो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड एटलीस्ट एग्रीमेंट वाली चीज़ें में यूट्यूब के अंदर भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो गो थ्रू दैट, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यू कैन विजिट saurabhpande.upsc.com। तो यहाँ पे क्या समझना है पॉइंट को आपको, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि इस टाइप की चीज़ें कवर करना। इन दिस लेक्चर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो इंटरनेशनल कुछ ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हम लोग इस कोर्स के अंदर भी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जैसे मैपिंग का पार्ट है, आईआर में जो चीज़ें मैपिंग की होती हैं
वो हम लोग कवर करेंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विल ट्राई टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरियस अदर आस्पेक्ट एज वेल, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो, और भी चीज़ें जो कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट से हमें पता होना चाहिए, आईआर के लिए जो है वो हमें पता होना चाहिए। और करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ हैं वो अपडेटेड वीडियोज़ लास्ट के बाद में जो है आपको करंट अफेयर का कोर्स जैसे जैसे पैरेलली चल रहा है तो वो वीडियोज़ आपको भी साथ साथ में अवेलेबल इसमें कोर्स में मिलते जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन का। तो बस उस चीज़ को और प्लस स्टैटिक पार्ट को दोनों कवर करके आपका आईआर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलो पहला टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको शो कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे पहला टॉपिक है न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी। हियर जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग कि आपके लिए जो ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही आसानी से जो है एक तरीके से कवर हों, ठीक है, ईजिली ये सारी चीज़ें कवर्ड हों इन द सेंस कि एटलीस्ट ये जो एग्रीमेंट्स ट्रीटीज़ हैं इनके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ हों। दैट इज़ द एम। कौन सी इसकी लेटेस्ट सबमिट हुई, क्या हुई, वो करंट अफेयर्स के पार्ट में हम लोग लास्ट के जो वीडियोस होंगे उसमें एक साथ अपडेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक है न्यू न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी। लगभग 120 देशों ने यूनाइटेड नेशन के वोट किया था, जिससे कि पहली बार ग्लोबल ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन इसका प्रयास किया गया था। जो न्यू ट्रीटी है इसके तहत, ये जो ट्रीटी आपकी है इसके तहत प्रोडक्शन, स्टॉक फाइलिंग या न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ है वो पूरे तरीके से बंद करने की बात की गई थी। और इसमें एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 1D, जो कि दैट टॉक्स अबाउट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन और थ्रेट टू द अफेक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। मतलब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का थ्रेट भी नहीं किया जाएगा। कुछ कंटेंट हम लोग इन ट्रीटी एग्रीमेंट के बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो नॉट टू वरी, जैसे कुछ आस्पेक्ट है धीरे धीरे आते जाएंगे। तो फिलहाल अभी जब न्यू न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी है तो इसमें आपको देखना 120 देश हैं और किसके, यूनाइटेड नेशन के 120 देशों ने कहा कि ठीक है हम एक, क्योंकि बाकी बड़े देश एग्री नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके पास एनपीटी है या आपके पास सीटीबीटी है, ऐसी चीज़ों पे सब लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। तो 120 देशों ने खुद एग्री किया कि ठीक है जो भी न्यूक्लियर वेपन होगा उसका जो प्रोडक्शन है या जो स्टॉक बना के रख लेते हैं। जैसे आज के टाइम पे देखो ना, विश्व युद्ध की जब स्थिति बनती है, इन दैट केस ऑल्सो ये बड़े बड़े देश है, दे आर डूइंग दैट, वो इकट्ठा कर रहे हैं जम के, न्यूक्लियर वेपन्स भी उनके पास हैं। और वो एक विश्व या ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी आप कह सकते हैं कि कंसिडर किया जा सकता है। इट कैन अफेक्ट, बिकॉज अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ होता है तो ये काफ़ी अधिक भी अफेक्ट कर सकता है। तो न्यू न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनपीटी एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सीटीबीटी, जो आगे हम लोग डिस्कशन एक एक करके करेंगे, ठीक है। एक दूसरी ट्रीटी आप याद रखो, दैट इज़ अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट आपका शॉर्ट में APTTA भी इसको बोला जाता है। इट वाज बेसिकली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिससे कि दोनों देशों में ईजिली, जैसे अगर आप मैप देखोगे ना तो दिस एग्रीमेंट वाज साइन, तो जैसे ये पाकिस्तान है ये अफगानिस्तान है और आसानी से मूवमेंट हो सके, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, ईजिली हो सके, इसलिए ट्रीटी आपकी साइन की गई थी। तो ये ट्रीटी साइन कब की गई थी? 2010 के अंदर है। 2010 के तहत दोनों देशों को एक दूसरे का जैसे एयरपोर्ट, रेलवे, रोड, पोर्ट ये इस्तेमाल किया जा सकता था। बिकॉज देखो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, अगर आप मैप देखोगे ना तो अफगानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो उसे पाकिस्तान पर काफ़ी अधिक निर्भरता रहती है। कई बार उस चीज़ का पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइटेशन भी किया है। although agreement does not cover road transport vehicle from any third country, चाहे वो इंडिया हो या किसी भी तरीके का सेंट्रल एशियन कंट्री हो, मतलब ये दोनों ने आपस में एग्री किया था। बट इसमें ये नहीं कि थर्ड कंट्री से अलाउ किया जाए कि तीसरे देश से आ रहा हो और उसको अलाउ किया जाए। सो ये जो है अलाउ करता है अफगान ट्रक को, जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को वाया पाकिस्तान वाघा क्रॉसिंग पॉइंट तक। बट इट डज़ नॉट ऑफर अफगानिस्तान द राइट टू इम्पोर्ट इंडियन गुड्स अक्रॉस पाकिस्तान टेरिटरी। मतलब पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ से अफगानिस्तानी ट्रक पास होके भारत में चीज़ें भेज सकते हैं, लेकिन भारत से पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में नहीं जा सकता है। ये ट्रीटी है, इस ट्रीटी का नाम APTTA एग्रीमेंट जो है इसको कहा गया है। इट इज़ कॉल्ड APTTA एग्रीमेंट, ठीक है। ये फैक्ट्स, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। देखो ये जो ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, थोड़ा सा ना इसका अगर आपको जानकारी होगी ना तो कोई भी जो प्रश्न आते हैं यू विल बी एबल टू हैंडल देम, ठीक है। थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग जरूर से आपकी इंप्रूव और इन्हेंस होगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी आपकी कब आई थी? सितंबर 1960, और इसमें प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने इसको साइन भी किया था। अब अगर आप इस मैप को देखोगे, यू विल सी दिस मैप, इसमें ये एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंडस रिवर है, यू हैव इंडस रिवर, ये रावी है, ब्यास है, सतलज है,
और झेलम है, चेनाब रिवर है, ये ऑल दीज आर द रिवर्स। तो ये इन्हीं इंडस के जो बेसिन है, इंडस बेसिन जो रिवर है, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करना, इन द सेंस वाटर को कैसे इस्तेमाल करना है, किसका क्या राइट है, वो दोनों देशों ने एग्री किया है आपस में। तो यहाँ पे इंडस, चेनाब और झेलम, इस पर एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान का, रावी ब्यास और सतलज इसमें एक्सक्लूसिव राइट आपका जो है इंडिया का है। ये चीज़ इस ट्रीटी के अंदर हाईलाइट की गई। 1960 की जो ट्रीटी है फॉर द इंडस एंड 5 ट्रिब्यूटरीज, जो कि इंडिया से पाकिस्तान फ्लो करते हैं, ये किसके अंडर किया गया था? वर्ल्ड बैंक के सहायता से किया गया था। पहले इसके IBRD भी इस बैंक को बोला जाता, मतलब इसका एक कंपोनेंट है। एंड वी कैन से जो ट्रीटी है ये एडमिनिस्टर होती है, हाउ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो इन बोथ द कंट्रीज विल बी यूटिलाइज्ड। अब इसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो करंट अफेयर्स और उन सब में मैं आपके कवर भी करूँगा। जैसे मान लो किशन गंगा प्रोजेक्ट और इस टाइप की चीज़ें हैं, नीलम रिवर पे है, झेलम रिवर जिसे हम, तो उन्होंने डिसएग्री भी कई बार मतलब रहता है पाकिस्तान का कि यार आप लोग जो है डैम बना रहे हो और इट इज़ अगेंस्ट इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी में इस रिवर पे हमारे राइट्स हैं, इस टाइप की बातें लगातार चलती रहती हैं इनकी। ठीक है, फिर ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्यास, रावी, सतलज ये गवर्न इंडिया के द्वारा होंगी, साथ में इंडस, चेनाब और झेलम है आर टू बी टेकन केयर बाय द पाकिस्तान। फिर ये जो इंडस है इट फ्लोज फ्रॉम इंडिया, द कंट्रीज आर अलाउड टू यूज़ 20%, इंडिया जो है कंट्री मतलब इंडिया इज़ अलाउड कि वो यूज़ कर सकती है 20% जो है वाटर ऑफ इट्स वाटर फॉर इरीगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए। मतलब इंडस से जो रिवर है, क्योंकि इसमें राइट तो पाकिस्तान का है, तो जो इंडस जो कि इंडिया के थ्रू फ्लो है उसमें 20% पानी को इरीगेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास इसके तहत एक कमीशन का गठन भी किया गया जिसे बोलते हैं परमानेंट इंडस कमीशन। ये कमीशन में इंडिया पाकिस्तान के मेंबर्स होते हैं, दे जस्ट गो थ्रू कि प्रॉपर तरीके से ट्रीटी इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो उसमें लोग आपस में जो भी डिस्कशन है दैट इज़ डन और देखते हैं कि कहाँ तक ट्रीटी रीच की और है ना, मतलब चीज़ें कहीं किसी चीज़ का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो यू हैव टू सी ओवरव्यू पूरा, तो उसके लिए यू हैव अ परमानेंट इंडस कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यू हैव दिस ट्रीटी जिसे हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT भी शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका नाम से ही पता चलता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोकने की बात इसमें की गई है। सो जो ये है, ये बेसिकली इसका एम क्या है कि न्यूक्लियर वेपन के जो स्प्रेड है, स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, इसका एम क्या है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन और वेपन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका सही से इस्तेमाल हो सके, पीसफुल यूज़ किया जा सके। दूसरा, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ कंप्लीट, डिसआर्मामेंट मतलब न्यूक्लियर वेपन पूरे तरीके से ख़त्म करना, इस डायरेक्शन में काम किया जा सके। तो ये भी एक एम ऑब्जेक्टिव जो है इसके अंदर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो रखी गई, इंडिया की सिग्नेटरी नहीं, ध्यान रखना है। ये ओपन सिग्नेचर 1968 में हुआ था, ट्रीटी फोर्स में कब आई? 1970 में। 11th में 1995 में ट्रीटी जो है एक्सटेंड कर दी गई थी इंडेफिनेटली। इसमें 4 UN मेंबर्स हैं, नेवर जॉइन द NPT, जिसमें इंडिया है, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान है। उसके बाद ट्रीटी रिकॉग्नाइज करती है 5 स्टेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को, US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। इनको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, दे आर बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड, दे आर कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज्ड, इनको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है कि दे कैन हैव द न्यूक्लियर वेपन। अब यही एक डिसएग्रीमेंट का भी रीज़न बना था कि यार एक तरफ यूँ से कि हम लोग डिसआर्मामेंट की तरफ जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ आप कुछ देशों को अलाउ कर रहे हो कि हाँ आप जो है न्यूक्लियर वेपन जो है आप रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ से कई लोग एग्री नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, तो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसके तहत विच स्टेट्स एग्री टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन ऑल एनवायरनमेंट फॉर मिलिट्री और सिविलियन पर्पस। अब देखो इसका, आप ट्रीटी का नाम पढ़ो, ये दूसरी ट्रीटी है और ये ट्रीटी आपकी जिसे हम कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी वी आर सेइंग दिस। तो टेस्ट बैन मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन अगर आप बनाते हो तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग का मतलब एक्सप्लोड करके देखा, जैसे आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी होगी। तो जो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है वो बेसिकली ट्रीटी है जो कि वो अलाउ नहीं करती कि आप ज़मीन पे, आसमान में या समुद्र में कहीं भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ ये प्रोहिबिट करती है। तो ये कहा गया है, मतलब चाहे मिलिट्री सिविल पर्पस किसी की। तो ये ट्रीटी आपका अडॉप्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 10 सितंबर 1996 और फोर्स में नहीं आई है क्योंकि
लगभग बिकॉज ड्यू टू नॉन रेटिफिकेशन ऑफ द 8 स्पेसिफिक स्टेट्स, मतलब नॉन रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि उन्होंने साइन भी कर दिया बट अपने देश में लॉ पास नहीं करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, मतलब उस चीज़ को एग्री नहीं करते, तो मतलब प्रॉपर रेटिफिकेशन नहीं होता है। अब ये स्टिल अभी कोई ग्लोबल लॉ नहीं बना है इसमें। एंड लगभग 44 कंट्रीज़ है जिन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी केपेबल माना जाता है। 2015 तक का भी डेटा, लेटेस्ट डेटा मैं आपको जो बाद के वीडियोस आएंगे उसमें अपलोडेड आपको मिल जाएगा। इसमें चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और यूएस जो है दे हैव साइंड बट रेटिफाई नहीं किया। इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान हैव नॉट साइंड इट, उन्होंने साइन ही नहीं किया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, देखो ये ऐसी जो ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स, इनको फटाफट आपको पढ़ लेना है। आप अगर इनको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे डिटेल में तो इन्हीं से कोई प्रश्न आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल। अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आपका एक भी प्रश्न सही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी की बात करें तो देखो फिसाइल मटेरियल होता है ऐसे, जैसे मान लो यूरेनियम है ना, या और भी चीज़ें हैं तो जिनका आप इस्तेमाल करते हो, यू यूज़ इट, किस पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो, मान लो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर रहे हो तो, या फिर फिसाइल मटेरियल वो हो गया जिसको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो फ्यूल यूज़ कर रहे हो, थोड़ी मतलब मान लो यूरेनियम को अगर आप 90% 95% एनरिच करोगे तो वो न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो उसे फिसाइल मटेरियल, तो फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी क्या है, ये ऐसी ट्रीटी है जो कि कहा जाता है कि फिसाइल मटेरियल के प्रोडक्शन को रोका जाए, है ना, किसी भी ऐसे पर्पस के लिए जिसके लिए उसको न्यूक्लियर वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो ट्रीटी है ना ही इस पर कोई अभी ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ है, ना भी इसमें चीज़ों को आपका अभी डिफाइंड भी है, मतलब नाइदर दिस ट्रीटी हैज़ बीन नेगोशिएटेड नॉर इट्स टर्म्स हैज़ बीन डिफाइंड। एनी मटेरियल जिसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम उसको फिसाइल मटेरियल शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी। अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी है, इसे ट्रीटी ऑफ पेलिंडाबा भी बोलते हैं। ये बेसिकली मतलब प्रयास था कि अफ्रीका में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ना हो, तो उस डायरेक्शन में था। ट्रीटी साइन की गई थी 1996 के अंदर। फोर्स में कब आई, 2009 के अंदर, जब बुरुंडी जो है इट बिकेम द 28 स्टेट्स टू डिपॉजिट इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन इन 1996। तो यहाँ पे ये क्या है कि आपको याद रखना पेलिंडाबा ट्रीटी क्या है या अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी क्या है। तो ये ट्रीटी पेलिंडाबा ट्रीटी भी इसको बोला जाता है, और ऑब्जेक्टिव मतलब इसका एम यही है कि अफ्रीकन जो भी न्यूक्लियर वेपन है अफ्रीका के अंदर वो ना हो किसी भी प्रकार के। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टार्ट ट्रीटी। देखो फटाफट हम लोग चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव में यही है कि फैक्चुअल चीज़ें आईआर में आती हैं तो हमको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का कवरेज होना चाहिए, दैट शुड बी आर एम। ठीक है, तो ये कोर्स जो आपका सौरभ पांडे CSE ऐप, या फिर अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाओगे तो वहाँ पे आईआर का जो कोर्स आपको मिलेगा, तो है ना, तो उस कोर्स में भी हम इसी तरीके से पूरे आईआर के टॉपिक स्टैटिक के कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर के वीडियोस धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो उसको अपडेट बस कर लेना, पहले स्टैटिक फटाफट गो थ्रू हो जाना, फिर आपको करंट अफेयर के वीडियोस भी मिलते जाएंगे। तो स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी की अगर बात करो तो स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, बायलैटरल ट्रीटी है, किसके बीच में, यूएस और USSR के बीच में है, जिसके तहत जो भी उनके स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव आर्म्स उनको रिड्यूस करना। ट्रीटी साइन कब की गई थी, 1991 में, और 1994 में ये आपका जो इम्प्लीमेंट, इसके कुछ फैक्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा है कि स्टार्ट के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट यू नीड टू नो बेसिक चीज़ की, जैसे जो भी ऐसे आर्म्स एम्यूनिशंस होते हैं जो ऑफेंसिव आर्म्स, क्योंकि उस समय उनकी मतलब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, मिसट्रस्ट एक प्रकार का था, तो उसमें ऐसा कोई युद्ध की स्थिति ना आ जाए तो अपने आर्म्स एम्यूनिशंस को नंबर को रिड्यूस करना, इस डायरेक्शन में काम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिसआर्मामेंट के बारे में। तो डिसआर्मामेंट बेसिकली क्या है कि आर्म्स जो वेपन्स है उनको रिड्यूस करना। इसमें ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसमें हमने अभी जैसे डिस्कस किया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये आपका फोर्स में 1970 में आया था। NPT का सबसे एम क्या था कि न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोकना, फिर उसके बाद कोऑपरेशन प्रमोट करना, न्यूक्लियर एनर्जी का सही से इस्तेमाल किया जा सके। ये भी आपको याद रखना है कि NPT ये भी कहती है कि न्यूक्लियर वेपन का या न्यूक्लियर एनर्जी का, नॉट वेपन, न्यूक्लियर एनर्जी का हम पीसफुल यूज़ कर सके सिविलियन पर्पस के लिए। इसके 3 पिलर्स हैं, एक तो नॉन प्रोलिफरेशन, एक डिसआर्मामेंट है, और न्यूक्लियर एनर्जी के को पीसफुल यूज़ किया जा सके, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। पीसफुल यूज़ का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ हो सके, उस डायरेक्शन में करना है। इंडिया ने आखिर क्यों साइन नहीं किया है? इंडिया ने, देखो सिंपल सी बात है, इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान, चाइना ने नहीं साइन किया, और ट्रीटी में साफ साफ लिखा एक्सेप्शन दिया हुआ है कि चाइना रख सकता है, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो इस चीज़ से मतलब इंडिया तो इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकता ना कभी, सिंपल सी बात है। ठीक है,
अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया भी एक टेंशन की बात है। इसके बारे में अभी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी में हम कुछ कंपोनेंट हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये 1996 में था। चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड यूएस 8 स्टेट है जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया इस ट्रीटी को, एंड दस इट नॉट एंटर्ड इनटू फोर्स। तो ये ट्रीटी इसलिए फोर्स में नहीं आई, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड। इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया? बिकॉज इंडिया को अपने मतलब अगेन दो एनिमी कंट्रीज और न्यूक्लियर वेपन बेस्ड है, तो इंडिया कैसे साइन कर सकता? फिर एक ट्रीटी आपकी है न्यूक्लियर पार्शियल और टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसे हम कहते हैं बीटी भी बोलते हैं। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कॉम्प्रहेंसिव तो कहता है कि ना समुद्र में, ना ज़मीन में, ना आसमान में आप कहीं भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी कहती है कि कुछ जगह किया जा सकता है, तो इसे लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी भी कहा जाता है। 1963 में ये ट्रीटी आई थी और ये प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट एटमॉस्फेयर में, इन आउटर स्पेस, अंडर वाटर, ठीक है, उनको टेस्टिंग आपकी नहीं की जा सकती। फिर फिसाइल मटेरियल हमने देख लिया है। यहाँ पे फिसाइल मटेरियल ट्रीटी में एक कंटेंट आप ऐड कर लो कि अगर इफ़ दिस ट्रीटी कम इनटू फोर्स, तो मिलिट्री सुप्रीवेरिटी ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसमें यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके है, विल कंटिन्यू टू रिमेन बिकॉज दीज नेशन ऑलरेडी वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि देखो इसमें साफ साफ क्या कहा जाता है, फिसाइल मटेरियल में भी कहा गया था कि फिसाइल मटेरियल जिसके यूज़ करके आप बॉम्ब बनाते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन वाले देश उनके पास तो ऑलरेडी खूब सारा फ्यूल है, बाकी लोग उसमें मान लो सब पे बैन लगा दिया जाएगा तो वो तो उनके पास नहीं होगा। तो इस वजह से क्या है कि मतलब एक है ना, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास न्यूक्लियर फ्यूल है, किसी के पास नहीं है, तो वो लोग जो है जैसे अब इंडिया है तो इंडिया को भी चाइना और पाकिस्तान का एक चैलेंज तो है ही, और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन कैसे ख़त्म कर सकता है? तो इस टाइप का थोड़ा सा जो एक डिवीज़न विश्व में है, इस वजह से चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, डर भी है। फिर हमने पेलिंडाबा तो हमने डिस्कस ही किया है। स्टार्ट ट्रीटी जैसे ये भी हमने डिस्कस किया। ट्रीटी ने एक्सपायर 2009 में हो गई थी, जो स्टार्ट ट्रीटी अभी हमने डिस्कस किया था, आपको ये ध्यान में रखना है। और इस ट्रीटी में कहा गया है कि 6000 न्यूक्लियर वॉर हेड ऑफ टोटल 1600 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड बॉम्बर्स, तो यहाँ पे बार किया गया था दोनों नेशन को फ्रॉम डिप्लॉइंग, मतलब इससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन ऐसे डिप्लॉय नहीं किए जा सकते हैं। फिर देखते हैं प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये ग्लोबल एफर्ट है जिसके तहत एम क्या था कि जो भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसकी किसी भी प्रकार से ट्रैफिकिंग ना हो सके, स्टॉप करना। फिर ये 2003 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा है। कई देश इसको अपोज भी किया क्योंकि इस टाइप के स्टेप लेके कई वो कदम भी अपने लेवल पे उठा रहे थे अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। फिर आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है जिसे हम MTCR बोलते हैं, तो ये स्टैब्लिश 1987 में की गई थी बाय G7 कंट्रीज़, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। इंडिया इसका मेंबर 2016 में था। इसमें मतलब मेन एम क्या था कि तो मिसाइल या UAV है जिसे हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो 500 kg पेलोड या 300 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक मार करने की क्षमता है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने से रोकना, जो इसका हिस्सा नहीं है। इंडिया को पहले एक्सेप्शन दिया गया था बट इंडिया अब इसका हिस्सा भी है, ठीक है। तो MTCR की वजह से हमें फ़ायदा क्या है कि जैसे हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तो पहले इसकी जो लिमिटेशन 290 किलोमीटर थी, अब 300 किलोमीटर का जो लिमिटेशन नहीं, तो 600 मतलब रशिया टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकता है और हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ा सकते हैं। फिर आपका एक है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है जब इंडिया ने अपनी टेस्टिंग की थी न्यूक्लियर वेपन की 70s में, उसके कंटेक्स्ट में इसका गठन भी किया गया था। और इसका एम क्या है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप? देखो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में वो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल है, तो मतलब ये ग्रुप आपस में इन्होंने ये डिसाइड किया कि 48 मेंबर्स हैं, तो इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि जो देश जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया उसको हम न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। उनका ये था कि न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को इससे रोका जा सके, ठीक है। अब इंडिया को ज़रूरत भी थी क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल इंडिया को सिविलियन पर्पस के लिए चाहिए था, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं चाहिए था। बट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उसका गठन ही 1970s में जो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन किया था, टेस्टिंग की, तो उस वजह से इसका गठन ही इस वजह से हुआ था। तो फिर बाद में एक वेवर इंडिया को 2008 के अंदर ज़रूर से जो है मिला था। और इंडिया को देखो चाहिए भी इसलिए बिकॉज इंडिया एक तो देखो इंडिया NPT के सिग्नेटरी नहीं है,
तो इसलिए जो रूल है एनएसजी का उसके अकॉर्डिंग तो इंडिया को नहीं मिल सकता, बट इंडिया को एक्सेप्शन जरूर से दिया गया। तो इंडिया को न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी और इस सब प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है, इस वजह से इंडिया इसकी मेंबरशिप चाहता है। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस भी काफ़ी रहता है जिससे कि हम अपनी एनर्जी नीड को पूरा कर सकें। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, ये एक वर्ल्ड समिट है जिसके तहत न्यूक्लियर टेररिज्म को रोकना, मतलब न्यूक्लियर वेपन के डर को रोकना है ना, और ये इनिशिएटेड किया यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा 2009 के अंदर। अब मीटिंग इसकी हर 2 साल में होती है, पहली बार वाशिंगटन के अंदर हुई थी। इसका एम क्या है, जो फिसाइल मटेरियल है वो गलत हाथों में ना चला जाए, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं तो उसको गलत हाथों में ना चला जाए। इसमें हाईली एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसको यूज़ को मिनिमाइज़ करना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वहाँ सिक्योरिटी इंक्रीज़ करना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसको स्ट्रेंथन करना, गलत तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल की ट्रैफिकिंग ना हो सके ये देखना, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसमें इट कवर न्यूक्लियर मटेरियल ओनली फॉर नॉन मिलिट्री पर्पस, नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए ही कवर किया जाता है जो न्यूक्लियर मटेरियल है। और इसमें के 4 सबमिट्स हुई हैं, उनकी कोई भी लीगल बाइंडिंग चीज़ें आपकी आई जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये एक पहला लेक्चर था आपका जो हमने डिस्कशन किया। और जो लोग ये सेशन यूट्यूब में देखते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपके जो आईआर का कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स है, उसको आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि उसके अंदर सारा कंटेंट कवर होगा। करंट अफेयर के अंदर आईआर का करंट अफेयर कवर होगा, इसमें स्टैटिक करंट अफेयर दोनों कवर होगा। कंप्लीट आईआर का कोर्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रहेगा। कोई क्वेरी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और ये ऐप है सौरभ पांडे CSE ऐप है, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लैपटॉप और ऐप दोनों में क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। लैपटॉप में एक्सेस अगर करना है तो ये web.saurabhpande.upsc.com से कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।